हेलो एवरीवन। 10वीं क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सारे? होप सारे अच्छे होंगे। तो आज हम 10th क्लास का सिलेबस कवर करने जा रहे हैं साइंस का, जो कि सबको बहुत मुश्किल लगती है। जैसे कहते हैं भाई केमिस्ट्री भाई बहुत मुश्किल है, अरे भाई ये क्या हो गया, भाई ये इक्वेशन आ गई, भाई वो इक्वेशन आ गई, भाई ये हो गया वो हो गया, तो भाई ये क्या हो गया, मेटल मेटल से टकरा गया। तो वो सब डाउट क्लियर करने के लिए हम अपनी चैनल शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपके हम 10th के सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे एक एक करके और एक एक चैप्टर करके, ताकि आपको बोर्ड्स में बहुत आसानी हो। तो चाहे आप सीबीएसई को, आईसीएसई हो, फलाना ढमकाना, जो भी आपके बोर्ड्स होते हैं, अगर वो उनकी एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको बेसिक 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 क्या, मैंने वैसे सारा टॉपिक कवर करे हैं, वो आपको बहुत अच्छा आइडिया देगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, केमिस्ट्री रटनी नहीं होती, केमिस्ट्री समझनी होती है। तो इस पूरी वीडियो में हम आपको पूरा समझाने वाले हैं और कोशिश करेंगे आप सबके 90% आ जाए। दुआ तो यही है। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ते वो भी वीडियो देख लो, 80% तो ले ही आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। जे शुरू करते हैं इससे। तो सबसे पहले आपको बता दो केमिकल रिएक्शन आखिरकार होता क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होता है जब भी आपकी कोई स्टेट, कलर या गैस या टेम्परेचर कुछ भी चेंज होता है हमारे किसी भी रिएक्शन की वजह से, और उसकी स्टेट में या किसी भी चीज़ में कोई चेंज आता है, तो वो केमिकल रिएक्शन में गिना जाता है। ठीक है। तो अगर हम जैसे दूध को हम बाहर रख देते हैं, तो वो होता है ना कि पनीर बन जाता है, उसका फट जाता है, जैसे ख़राब होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम आयरन तवे को या किसी भी लोहे की चीज़ को बाहर रख देते हैं, तो वो उस पर जो जंग लग जाता है या कुछ होता है, फूड जो हमारा होता है जो बाहर पड़े पड़े ख़राब होते हैं गर्मी में, जब आपकी अम्मी आपको कहती है फ्रिज में रख दो, लेकिन आप बदतमीज़ी की तरह फ्रिज में रखते नहीं हो, तो वो फूड ख़राब होता है। जब ख़राब मोमोज की तुम चटनी खा लेते हो बाहर जाके जो ठेलों पे, तो आपका पेट खराब होता है। पेट खराब होता है तो अगले दिन आप टॉयलेट में बैठे रहते हो। तो ये सारा आपका आता है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। तो जब भी आपकी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं उसकी स्टेट में, तो केमिकल रिएक्शन होता है। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। तो इसको इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में लिख के कुछ आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इंग्लिश नहीं लिखनी आती तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसमें सारे इंग्लिश में लिखा होगा, तो आप उसको रट के चले जाना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री कभी रटी नहीं जाती। केमिस्ट्री को अगर आप समझोगे, एक बार मेरा समझा हुआ आपने सारा देख लिया, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक आइडिया मिल जाएगा होता क्या, आपको अपनी लैंग्वेज में टेपना है उसको। मैं किसी भी फलाना ढिमकाना ट्यूशन वाले की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा भाई 4 पेजेस का ये रटो वो रटो। मैं बस कहूँगा समझो चीज़ को और खुद लिख के आओ। और वीडियो आपकी हमेशा छोटी रहेगी, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, क्योंकि मेरे को पता है जब हम स्कूल में थे, जब हम कॉलेज में थे, हम भी छोटी वीडियो देखते थे कि भाई छोटी वीडियो मिल जाए कि मेरा एक चैप्टर 10 मिनट में निपट जाए, ताकि मैं अगले चैप्टर कर पाऊँ। क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट तो बेशर्म होंगे मेरी तरह। जब मैं स्कूल में था मैं बहुत बेशर्म था, एक दिन पहले पढ़ना शुरू करता था, और एक दिन पहले पढ़ने में अगर मेरे को एक ही चैप्टर की वीडियो 2 घंटे की मिल रही है, तो मैं बाकी चैप्टर कब कवर करूँगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये वीडियो छोटी से छोटी बने और जिसमें आपको सब कुछ समझ आ जाए। ठीक है। तो आपको मैंने एग्जांपल्स बता दिए, यही एग्जांपल आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। तो ये देख लो, याद कर लो एग्जांपल क्या होते हैं, याद ना कर लो, समझ लो, अपने आप लिखाना। बस ये मोमोज की चटनी का लिख के मत आना बुक्खो। मोमोज की चटनी लिखोगे ना तो आपकी भी चटनी बना देंगे, वो म्योनिस होता है ना, म्योनिस बना के आपको फेंक देंगे, वो मार्क्स भी नहीं देंगे। तो सबसे पहले देखो, हम केमिकल रिएक्शन समझने के लिए एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी हमारी है एनसीईआरटी में ही है, और ये एक्टिविटीज़ पढ़ के जाना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, क्लीन मैग्नीशियम रिबन लेना है। जो गुत्त पे लगाने वाला रिबन नहीं, मैग्नीशियम रिबन अलग आता है, मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो फोटोज़ की। उसको सैंड पेपर से रब करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको एक सन्नी से पकड़ना है, टोंग सन्नी, पंजाबी में तो सन्नी कहते हैं, वो चिमटा टाइप की चीज़ होती है उसको। और फिर उसमें आग लगा देनी है। जब उसको आप आग लगाओगे, जो आपका मैग्नीशियम रिबन है वो चिट्टे कलर की, वाइट कलर की, चिट्टा मतलब गलत में समझना, चिट्टा बन जाए, वाइट ही होता है। चिट्टे फ्लेम को वाइट पाउडर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो पाउडर बना इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब क्या हुआ, ये रिबन में इसकी स्टेट, उसके एक
स्टेट चेंज हो गई, कलर चेंज हो गया, गैस हो गई, मतलब गैस बन गई, कुछ ही बन गया। अब इसमें क्या है, इसकी पूरी की पूरी स्टेट में चेंज आ रहा है, ये सॉलिड से पाउडर में, तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। तो अब हमारा इसमें मैंने जैसे को पहले बताया था क्या में, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हमारा चेंज में स्टेट होता है, स्टेट में चेंज होता है, कलर में चेंज होता है, या इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, या चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपने रात को मोमोज खा लिए, मोमोज का गंदी चटनी खा ली, गंदी चटनी खाने के बाद आपकी गैस निकली जा रही है, निकली जा रही है, निकली जा रही है, इसका मतलब है कि आपके पेट में केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, समझे? तो ये हमारा हो गया छोटा सा पार्ट कवर। तो अब आगे हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि जब हमारा मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो एक पाउडर लाइक सब्सटेंस बनाता है, इसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि नाम है इसका MgO। तो इसका हम इक्वेशन में जब लिखते हैं तो हम लिखेंगे Mg प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो का मतलब होता है गिव्स, और जो लेफ्ट साइड पे जो भी हमारा लिखा होता है वो हमारा होता है रिएक्टेंट्स, और जो हमारा लेफ्ट साइड पे होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो आपस में रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। जो आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि आप सारे बेशरम बच्चे हो, मम्मी मना करते तभी मोमोज तो खा लेते हो। तो जो मोमोज को पेट में जब डालते हो, अब वो आपके पेट में जाके आपकी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्ट करता है, तो वो मोमोज और पेट आपके हो गए रिएक्टेंट। और सुबह उठ के जो आपका प्रोडक्ट निकलता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट, निकलता है ना सुबह सुबह। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है ये हमारी होगी केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको राइटिंग गंदी लग रही है तो मेरे को कमेंट में लिख के बता देना कि मेरे से गंदी राइटिंग अगर किसकी है तो कमेंट में लिख के बता दीजिए, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे से गंदी किसी की हो सकती है। अगर हुई तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हमें पता चल गया कि केमिकल इक्वेशन हो कैसे रही है, लेकिन अब इसको लिखें कैसे। अब आप बोलोगे कि यार अब केमिकल इक्वेशन लिख के हम सीख के हम क्या करेंगे, लेकिन बेटा पेपर में तो लिखना पड़ेगा ना। अब नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अब मार्क्स चाहिए तो आपको सीखना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी इक्वेशन में नाम लिखोगे, फिर उसको लिखोगे मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतने बड़े बड़े नाम लिखने में आपको तो 3 घंटे निकल जाएंगे। तो अब 3 घंटे में 2 मार्क्स का सिर्फ क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे वर्ड्स में लिख देते हैं। अब आपको वर्ड्स तो पता होने चाहिए क्या क्या, जैसे मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, वो मिलकर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा MgO होता है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स को लिखेंगे हम LHS पे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, जो कि MgO हमारा प्रोडक्ट है। अब क्या होता है कि हमारा जो मास होता है, मास मतलब जो इनके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों साइड पे बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होते तो दिक्कत होती है। तो अगर हमारा LH, वो मैं आपको आगे कंटेंट में बताऊंगा, मतलब आगे के पॉइंट्स में बताऊंगा, टॉपिक्स में बताऊंगा कि क्या होता है ये इक्वेशन बैलेंस करना। लेकिन ये याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में। जब हमारा लेफ्ट साइड के एटम्स और राइट साइड के एटम्स इक्वली नंबर होते हैं, उसको हम कहते हैं LHS इक्वल टू RHS, विच इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो 10th क्लास वालों, इसके बाद हमारा आता है टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो याद होगा, नहीं होगा तो याद नहीं होगा, इसलिए मैं करता हूँ आपको याद दिला देता हूँ। जो आपका जो मास होता है ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉय, नाइदर बी डिस्ट्रॉय। पता नहीं क्या होता है, मेरे को भी इंग्लिश
ओह यार, मेरे को भी आपको इंग्लिश में बताना पड़ता है। तो मास कैन नेवर नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, जो भी होता है। तो अब क्या होता है कि हमारा ना मास बन सकता है ना मास हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो अगर मान लो कि हमारे यहाँ पे दो एटम्स हैं, इनका एक इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, अगर नया प्रोडक्ट बन गया तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे हमारा मास कम हो गया तो ये तो हमारी जो लॉ है मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड को ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब ये तो उसको झूठा बना रहा है। तो साइंस ना कभी झूठी नहीं ठहरती। तो हमें क्या होगा, इसमें हमें LHS और RHS को इक्वल करना होगा, क्योंकि मास तो इक्वल रहना चाहिए। तो ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ तो ये भी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। ठीक है। अब क्या है कि अब जैसे हमारी इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, तो ZnH2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख तो दिया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे आपको सॉरी, अगर हमने इसको इक्वेशन में लिख तो दिया तो आप इसमें देखोगे कि इसमें Zn एक है, Zn एक है, 2H है, 2H है, 4SO, एक S है, एक S है, 4O है, 4O है। तो इसका मतलब है दोनों साइड पे हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये हमारी होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब अगर आप यहाँ नीचे वाले एग्जांपल में देखोगे, एक Fe है, यहाँ पे 3Fe है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे एक O है, यहाँ पे 4O है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे O भी ज़्यादा है, यहाँ पे Fe भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा हैवी, जो हमारा सबसे ज़्यादा हैवी वाला जो हमारा एटम होता है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। तो इस पर देखने पर चला सबसे हैवी कौन सा है, ऑक्सीजन, क्योंकि Fe में 3 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, सबसे बड़ा कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखने के लिए पहले हम डब्बा बनाएंगे एक, यहाँ पे होगा एलिमेंट, यहाँ पे हमारा LHS, यहाँ पे हमारा RHS। ठीक है। ये हमारा FeHO ये सब आएगा यहाँ पे, जो भी हमारे एलिमेंट्स है सारे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब Fe हमारा LHS में 1 है, RHS में 3 है, H हमारा LHS में 2 है और RHS में 2 है, O हमारा 1 है और हमारे 4 है। यहाँ पे हमारे कितने O की कमी है, 4 O की कमी है। तो हम क्या करेंगे, O को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखो, बैलेंसिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से सबसे ज़्यादा आइटम, जो मैंने बताया ऑक्सीजन है। जैसे इस रिएक्शन में ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट में है एंड 1 हमारा रिएक्टेंट में है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हमारा एक यहाँ पे एक LHS में हमारा एक H2 है, यहाँ पे 4 Fe है। तो बैलेंस करने के लिए हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया, H2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और यहाँ पे इसका 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन को जब 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हो गए। तो अब हमें हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा हमारा क्या, हाइड्रोजन है। अब पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हमने फिर डब्बा बनाया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन हमारे LHS में हो गए हैं और 2 हाइड्रोजन हमारे RHS में है। तो हमें बैलेंस किसको करना पड़ेगा, RHS को। अब यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा क्या बना, Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 फॉर 4H2, मतलब ये भी 8 हो गए। 4 इंटू 8 मतलब 4 इंटू 2H मतलब 8, 4 इंटू 2, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 है, 4 O है, 4 O है। तो अब सारे एलिमेंट हमारे बैलेंस हो गए, है ना। अब हमें करना है, फिर से चेक करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारे 8H आ गए, 4 O आ गए, यहाँ पे 4 O आ गए, 8H आ गए, बचा क्या है, Fe। अब हमने Fe के लिए डब्बा बनाया। Fe हमने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब LHS में हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 1 इंटू 3 करेंगे तो हमारे यहाँ पे Fe 3 हो गए, 3 Fe 4H2O Fe3O4 4H2। अब यहाँ पे चेक करेंगे, अब 3 Fe 3 Fe, 8H2 8H2, 4 O 4 O, 4 इंटू 1 हो गए 4 O, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। वो बैलेंस होगी, हम चेक करेंगे। अब कुछ बैलेंस तो नहीं बचा, तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया कि अब ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब स्टेप 7, अब क्या हो सकता है, वैसे मैंडेटरी स्टेप नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि इसकी स्टेट बताओ।
तो हमें स्टेट लिखने के लिए इसको ऐसे लिखना होता है, जैसे हमारा Fe तो सॉलिड होता है, तो 3Fe ब्रैकेट में S 4H2O। अब ये H2O हमारे इसमें गैस की फॉर्म में था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया G, और यहाँ पे Fe3O4 ये हमारा सॉलिड स्टेट में, तो लिख दिया S, और 4H2 क्योंकि गैस थी यहाँ पे लिख दिया G। मतलब मैंडेटरी नहीं है, बट कभी कभी हो सकता है कि हो, तो बताना हो। और एक हमारा होता है कैटलिस्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कैटलिस्ट होता क्या है। तो जो भी हमारे इक्वेशन को स्पीड अप कर देता है, मतलब उसमें एक पंप दे देता है कि भाई जल्दी हो, बहुत देर हो रही है, जल्दी हो, तो उस चीज़ को हम कैटलिस्ट कहते हैं। ये जैसे हमारा ये जो रिएक्शन है, ये मतलब बहुत ज़रूरी रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। तो ये हमारा ये 6CO2 12H2O सनलाइट होता है, ये हमारा पूरा क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है पूरा है, तो ये याद कर लेना, तो ये ज़रूरी रहता है। तो इसमें क्या और भी एग्जांपल है, वो बुक से एक बार देख लेना, और जो भी मैं एग्जांपल वगैरह दी होंगे ना, पढ़ के ज़रूर जाना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं एग्जांपल्स वगैरह ना। तो अगला है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अभी हम आपको 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। पहले हम शुरू करें कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन सुन के आपको समझ आ ही रहा होगा, जैसे दो चीज़ें जुड़ जाती हैं, जैसे आपका मोमोज है, पनीर है, आपस में जुड़ गए और आपने वो खा लिए, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन करता है। तो वैसे एग्जांपल बहुत गंदा था, मैच नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखो पहला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब क्या हो रहा है, इसमें हमारे कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था, अब जब रिएक्ट हुआ तो ये दोनों मिल गए, मतलब CaO प्लस H2O, हमने CaOH2 दे दिया उसने। तो ये हमारा जब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब हमारा एक एलिमेंट बन गया जो कैल्शियम हाइड्रो, तो इस रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल दिया। अब ये इक्वेशन याद कर लेना, एग्जाम्पल में लिखनी आनी होती हैं, लिखने होते हैं, तो बुक में भी दिए होंगे, मैंने भी लिखे अपने नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको दे दूंगा नोट्स, मेरे को टेक्स्ट कर देना, मैं अपना नंबर दे दूंगा, तो उसमें आप टेक्स्ट कर देना कि अगर नोट्स चाहिए होंगे, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स। तो एक हमारे C+O2 मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हमें CO2 देता है, ये हमारा होता है बर्निंग ऑफ कोल। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द क्वेश्चन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल, तो ये आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे पूरा इसको एलिमेंट्स के नेम में लिख देना। ठीक है, तो अगला है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये पुट्ठा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एकदम पुट्ठा, पुट्ठा मीन्स उल्टा। तो इसमें क्या होता है, जब आपका सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है तो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इजी है, समझ आ रहा है, कुछ नहीं करना, जो मैंने बोल दिया उसको इंग्लिश में लिख के आ जाना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 नंबर तो आपको इसमें मिल ही जाएंगे। तो जब आपका सिंगल कंपोनेंट टूट के दो कंपोनेंट बनाता है, मतलब सिंगल रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, सॉरी, सिंगल रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो होती है एनर्जी। जो आपकी जो एक सिंगल रिएक्टेंट है ब्रेक हो रहा है एनर्जी की वजह से, और वो दो प्रोडक्ट बना रहा है। तो जैसे अब मैंने आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका CaCO3, जब इसको हीट मिलती है, हीट इज एनर्जी, तो आपका बनाता है CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे हमारा एक रिएक्टेंट था, इसको एनर्जी मिली, इसने दो रिएक्टेंट बना दिए, तो हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, when single reactant breaks into more than one product in the presence of energy then it is called decomposition reaction। तो यार ये याद कर लेना, एनर्जी आपकी हीट हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, एक इसका मैं कह सकता शायद नहीं, कुछ नहीं, तो ये याद कर लेना एग्जाम्पल सारे। ठीक है, एक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब हमारा रिएक्टेंट किसी एक दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो ज़्यादा तगड़ा हमारा आइटम होता है,
वो उसको रिप्लेस करके अपने आप को उसके आइटम का जोड़ देता है। मतलब जब एक तगड़ा एटम कमज़ोर एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह आ जाता है तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे कि अब एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, Fe+Cu SO4 गिव्स FeSO4+Cu। अब Fe क्या था, तगड़ा था, Cu का था कमज़ोर था। ये क्लास का तगड़ा बच्चा है, ये क्लास का कमज़ोर बच्चा है, और SO4 उसकी गर्लफ्रेंड है, तो इसने इसके तगड़े की कमज़ोर की गर्लफ्रेंड को ले लिया और इसको अलग कर दिया। तो Fe ने Cu की जगह ले ली और Cu को अलग कर दिया, तो ये SO4 का आ गया। मतलब SO4 का पहले Cu था, Cu को उठा के Fe आ गया, तो हमारा क्या, इसने Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगला है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट क्रिएट्स प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आपको हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी आपका कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें प्रेसिपिटेट आ रहा है, प्रेसिपिटेट होता है जैसे नीचे कुछ इकट्ठा होता है, मतलब कोई पाउडर बन गया, पाउडर रिएक्शन में इकट्ठा हो गया तो प्रेसिपिटेट बन गया, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट क्रिएट्स अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं। जब हम सोडियम सल्फाइड को बेरियम क्लोराइड के अंदर डालते हैं तब एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, वो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये आपका इसका एग्जांपल हो गया। अब क्या है, ये बनता कैसे, वाइट पाउडर है BaSO4 क्रिएटेड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 एंड BO2 प्लस, फिर सोडियम क्लोराइड बना विच रिमेन इन दिस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड आपका प्रेसिपिटेट है। तो सच रिएक्शन इन विच देयर आर एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें SO4 माइनस एंड Ba2 प्लस, अब इन दोनों के आयन एक्सचेंज हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल लिख दिया है, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो Na की जगह Ba आ गया और Ba की जगह Na आ गया, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो दो बार डिस्प्लेसमेंट होगी, तो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे यहाँ के लास्ट टॉपिक पे। शुगर है लास्ट टॉपिक आ गया। मैंने कहा था बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, आपको 2 घंटे की वीडियो मिलेगी, 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट में वीडियो बना दी मैंने। अब ये बीच में थोड़ा बहुत ऐड ऑन करके चलो वीडियो थोड़ी और लंबी कर दी, बट चलिए चलते हैं अपने, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि आपके कोई सोने की कड़ा है या चांदी का कड़ा है, उस पर क्या होता है कि, या कॉपर का कोई बर्तन है, उस पर काला काला कुछ जम जाता है ना, फिर उसको साफ़ करने पे हट भी जाता है, तो वो जो काला काला जम जाता है ना, वो आपके ऑक्सीजन उस मेटल के ऊपर आ जाती है। तो जब भी कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी एनर्जी कोई ऑक्सीजन गेन कर लेता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे हमने 2Cu प्लस O2 में जब हीट आया तो 2CuO हो गया, कि क्या CuO हो गया, तो इसमें Cu ने ऑक्सीजन गेन कर लिया। अब ऑक्सीजन गेन करने के बाद यहाँ पे 2CO बनाया, तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसने Cu ने यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर लिया। ठीक है, और जब आप ऑक्सीजन लूज कर देते हो तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, जैसे CuO को अगर हमने H2 की प्रेजेंस में हीट कर दिया तो इसने Cu प्लस H2 बनाया। अब इसमें क्या हुआ, CuO ने ऑक्सीजन लूज कर दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन लूज करने का इसने क्या कर दिया, रिडक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो जाए, इकट्ठे हो जाए, दोस्ती हो जाए इनमें, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब इसमें क्या, Cu ने तो ऑक्सीजन लूज कर दिया, बट H2 ने ऑक्सीजन गेन कर लिया। अब यहाँ पे जो H2 ने ऑक्सीजन गेन करा ये ऑक्सीडेशन हो गया, और जो CuO ने O को लूज करा ये रिडक्शन हो गया। तो इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये इक्वेशन भी याद कर लेना। ठीक है, अब
ऑक्सीडेशन के एग्जांपल क्या, करोजन या जंग लग जाना, या जो ब्लैक कोटिंग मैंने बताया था वो आ जाना, वो आपका होता है ऑक्सीडेशन में, है ना। एक हमारा होता है करोजन हो गया, दूसरा हमारा रेंसिडिटी। जब जैसे मान लो कि आपका फूड बाहर पड़ा रहेगा, जैसे आपकी अम्मी ने बोला फ्रिज में रख दो फूड, लेकिन आपने नहीं रखा, अब क्या हो गया, वो उसमें जो ऑयल था या फैट थे वो ख़राब हो गए। अब ख़राब होने का तो उसमें स्मेल छोड़ दी, अब वो खाना हमारा ख़राब हो गया, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। इसलिए ही अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आप टाइट कर जार्स में रोट खाना क्यों रखते हो, हम टाइट जार्स में खाना इसलिए रखते हैं ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो पाए और हमारा खाना ख़राब ना हो, इसलिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर में हम खाना पैक करके रखते हैं। तो होप करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। हमारा पहला चैप्टर ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म हो गया है। ऐसे ही आपकी आगे वीडियोस आती रहेंगी। केमिस्ट्री की पहले ख़त्म करेंगे, फिर फिजिक्स ख़त्म करेंगे, फिर बायोलॉजी पे आएंगे। अगर आप चाहते हो मैथ्स की वीडियो बनाएं, हम मैथ्स की वीडियो भी लेके आएंगे। अगर एस है तो एस भी लाएंगे। बस एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो कंटेंट तो आपको हम सारा फ्री दे रहे हैं, पैसे तो मांग नहीं रहे। मैं हो सकता था कि आपको मैं बोलता भाई 1 लाख रुपए दे दो, मैं तभी पढ़ाऊँगा, लेकिन आप 1 लाख क्यों दोगे मेरे को, क्योंकि भाई मैं तो कुछ ऐसा खास कर नहीं रहा, फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। बस मेरे को एक ही है कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बस इतना ही। और क्या बोलूँगा मैं, और कुछ चाहिए भी नहीं। बाकी नोट्स मैं कोशिश करूँगा आपको मैं दे दूँ, मेरे को मैं आपको व्हाट्सअप नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा। कोशिश करता हूँ कि अपना एक अलग व्हाट्सअप बना लूँ, वो नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। उससे मेरे को मैसेज कर देना, किसी को भी नोट्स चाहिए मेरे को मैसेज कर देना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम्स के लिए। अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ढंग से पढ़ना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।